सो तीन फाइनेंशियल मेजर्स है अपने पास। पहला है मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दूसरा है रेसिडुअल इनकम, थर्ड है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि पूरा का पूरा आपका 5 पेज है मॉड्यूल का, ये ऑप्टिमाइज्ड कहीं पे भी देखोगे तो 5 to 6 पेजेस कवर किया ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स ने। वी हैव कवर्ड इट इन अ सिंगल पेज। जितने भी एडजस्टमेंट्स है, फॉर्मूलाज है, लिमिटेशंस है, एवरीथिंग हियर इज व्हाट यू विल गेट। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं कैसे देखूंगा कि भाई बराबर परफॉर्मेंस चल रहा है कि नहीं, बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये एक फाइनेंशियल मेजर है, इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सो जो भी आपने कैपिटल एम्प्लॉयड किया है उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिला है, दैट्स व्हाट दिस कॉन्सेप्ट विल टेल यू। परफॉर्मेंस मेजरमेंट के कंपैरिजन के लिए सबसे बेस्ट है। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई कंपनी में 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, कोई कंपनी में मैंने 15 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। तो अभी यहां पे जो 10 लाख का जहां पे इन्वेस्टमेंट किया है मैंने, उधर मेरे को 2 लाख रुपीज रिटर्न आया। तो कहना इसे 20% रिटर्न आया, 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, करेक्ट। एंड मैंने यहाँ पे 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, यहां पे भी मेरे को 2 लाख रुपीज आया। तो कहना इसे यहाँ पे मेरे को कम रिटर्न आया। सो कंपैरिजन बिकम्स इजियर कि भाई ये कंपनी ने 20% रिटर्न लाया जितना भी उसने इन्वेस्ट किया था, एंड ये कंपनी ने कम परसेंटेज रिटर्न लाया। भाई लाए दोनों 2 लाख ही है, बट एक कंपनी 10 लाख के ऊपर 2 लाख का रिटर्न लाई, दूसरी कंपनी 15 लाख के ऊपर 2 लाख का रिटर्न लाई। सो इवन दो सेम रिटर्न, बट परसेंटेज से पता चल रहा है कि 10 लाख के ऊपर 2 लाख रिटर्न वाली कंपनी इज मच बेटर। सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लिए बेस्ट है, एंड कोई भी कंपनी की कोई भी साइज ऑफ कंपनी हो, कंपैरिजन बहुत इजी हो जाता है यूजिंग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट इसका एक डिसएडवांटेज है, क्या है वो आगे पढ़ेंगे। सो डिविजनल profit as a return or as a percentage of assets। सो कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कितना आपने एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, और उसके कंपैरिजन में आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। देखो एसेट्स का काम क्या होता है, प्रोडक्शन, ठीक है ना। मशीनरी आपने खरीदा, क्यों खरीद रहे हो, प्रोडक्शन के लिए। तो कितना वो प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन को सेल करेंगे अपन लोग, उससे कितना नेट प्रॉफिट आएगा। सो ये नेट प्रॉफिट ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन द मशीनरी या इन्वेस्टमेंट या एसेट, वो मेजर करता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो आई यूज टू इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल डिसीजंस। कंपेयर, सबसे मेन काम है इसका, कंपैरिजन ऑफ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड एनालाइज कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन कैपिटल employed, where NPAT is equal to net profit after tax, C is equal to capital employed. Points to be kept in mind: instead of focusing on absolute size of divisions profit, company focuses on return on investment। तो यहाँ पे 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे 15 लाख का इन्वेस्टमेंट है, उससे लेना देना नहीं है, वो रिटर्न से कितना परसेंटेज प्रॉफिट मिल रहा है आपको, दैट इज द फोकस ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। प्रोवाइड्स रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी, तो रिलेटिवली पता चलता है कि कौन सी कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है, एंड यूजफुल फॉर डिविजन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो कोई भी साइज की हो ना, अपने को तो देखना है कि भाई किसने परसेंटेज, अपने को परसेंटेज बेसिस पे कंपैरिजन करके पता चल जाएगा कौन बेटर है। सो कोई भी साइज की कंपनी हो जिसका परसेंटेज रिटर्न बेटर, दैट कंपनी इज परफॉर्मिंग बेटर। बट इसका एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है, दैट यहां पे जो इंडिविजुअल डिविजनल मैनेजर है ना, वो गोल कॉन्ग्रुएंस के अगेंस्ट में जाके पर्सनल लेवल पे डिसीजन ले सकता है। सो वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके लिए एक छोटा सा मैंने आपके लिए यहाँ पे एग्जांपल बनाया, सेम एग्जांपल आपको मॉड्यूल में भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप डिवीजन अल्फा को देखोगे ना, तो डिवीजन अल्फा का करंट ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 13%, ठीक है। अब उसको ऑलरेडी 13% का अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। अब उसके पास एक नया प्रोजेक्ट आया, नया प्रोजेक्ट बोलता है कि मैं 10% रिटर्न लाके दूंगा। ओवरऑल कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 8%। तो कोई भी सेंसिबल आदमी क्या बोलेगा, यार कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 8%, मेरे को उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा है 10%, मतलब 8 का खर्चा, 10 का नेट प्रॉफिट या 10 का इनकम, तो कहना है इसे 2 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा बच जाएंगे, 2%। सो डेफिनेटली मेरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। बट डिवीजन अल्फा इसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि वो बोलेगा कि यार मेरा तो ओवरऑल रिटर्न 13% है करंट जो मेरे प्रोजेक्ट्स है उससे। अब अगर मैं ये 10% वाला एक्सेप्ट करता हूं, तो कहना इसे मेरा एवरेज रिटर्न कम हो जाएगा।
मेरा एवरेज रिटर्न कम हो गया तो फिर बाद में मेरा जो टारगेट है कि भाई मेरे को 13% का रिटर्न चाहिए ताकि मैं ज्यादा बोनस ले सकूं कंपनी से, वो मीट नहीं हो पाएगा एंड देयरफॉर ही विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट इवन दो कंपनी को इससे 2% का नेट फायदा ही हो रहा था, बट फिर भी बिकॉज ऑफ पर्सनल बेनिफिट ये वाला मैनेजर उसको रिजेक्ट कर देगा। सेम अगर मैं डिवीजन बीटा की बात करता हूं तो यहां पे उसका करंट रिटर्न है उसके डिवीजन का 5%, बट उसके पास एक नया प्रोजेक्ट आया है 7% का, तो आइडियली एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है। सो इसकी वजह से तो अपना जो रिटर्न है वो नेगेटिव में जा रहा है, क्योंकि 8% का खर्चा 7% का इनकम, तो -1% का तो रिटर्न नेगेटिव में चले जाएगा। तो आइडियली डिवीजन बीटा शुड रिजेक्ट इट, बट डिवीजन बीटा एक्सेप्ट करेगा उसको, क्योंकि डिवीजन बीटा क्या सोचेगा आपको पता है? वो सोचेगा कि यार सुनना, 5% मेरा करंट रिटर्न है, उससे तो बेटर मेरे को 7% यहाँ पे मिल रहा है ना, भले ओवरऑल कंपनी को नुकसान हो रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरा इंडिविजुअल जो डिवीजन है उसको तो फायदा हो जाएगा, उसका तो 5 से एवरेज बेटर हो जाएगा, चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो वो प्रॉब्लम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में, क्या इट गोज अगेंस्ट गोल कॉन्ग्रुएंस एंड प्रमोट्स इंडिविजुअल प्रॉफिटेबिलिटी इंस्टेड ऑफ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। सो डिवीजन अल्फा को जो एक्सेप्ट करना चाहिए था वो रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उसका आरओआई ओवरऑल थोड़ा कम हो जाएगा। डिवीजन बीटा को रिजेक्ट करना चाहिए बट वो एक्सेप्ट कर देगा, क्योंकि उस बहाने उसका डिविजनल ओवरऑल एवरेज आरओआई बढ़ जाएगा, इवन दो कंपनी को लॉस हो रहा है, वो कोई देख ही नहीं रहा है। सो ये हो गया आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो जो भी पॉइंट्स थे कवर्ड। सेकंड है आपका रेसिडुअल इनकम, आरओआई का ये जो नेगेटिव एटीट्यूड था, क्या नेगेटिव एटीट्यूड था कि भाई मेरे को मेरा परसेंटेज कम नहीं होने देना है, मेरे को मेरा एवरेज परसेंटेज बढ़ा देना है, इवन दो कंपनी इज मेकिंग लॉस ऑन ओवरऑल बेसिस, उसको वो लोग को उससे कोई लेना देना था ही नहीं आरओआई में, एंड देयरफॉर रेसिडुअल इनकम इंट्रोड्यूस किया। रेसिडुअल इनकम एब्सोल्यूट बेसिस पे डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी चेक करता है, मतलब अगर मेरा ओवरऑल रेसिडुअल इनकम मतलब नेट revenue minus net expenses is equal to residual revenue after giving off your cost of capital as well. So cost of capital का अपन लोग ने पे कर दिया, सब करने के बाद यहाँ पे कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, तो ये सब माइनस करने के बाद मेरा 2 लाख आ रहा है। कंट्रोलेबल वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि आउटसाइड इंडिया कभी भी डिविजनल मेजरमेंट प्रॉफिटेबिलिटी का कंट्रोलेबल लेवल पे ही होता है, मतलब जिसके लिए मैनेजर का कंट्रोल है उसी लेवल पे उसको जज किया जाएगा। यहाँ पे भी देखो वर्ड है कंट्रोलेबल, सो आई थिंक अभी अपन लोग ने पढ़ा ही था जस्ट के कंट्रोलेबल होने चाहिए मेजर्स, राइट? सो वही पॉइंट है यहाँ पे। सो 2 लाख रुपीज कंट्रोलेबल कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसमें से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस कर दिया। अगर मेरा रेसिडुअल इनकम पॉजिटिव है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, अगर मेरा रेसिडुअल इनकम नेगेटिव है तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, जैसे डिवीजन भी यहाँ पे कर देगा। सो एटलीस्ट रेसिडुअल इनकम में ये चीज का क्लैरिटी तो है कि कंपनी को फायदा हो रहा है तो ही डिवीजन एक्सेप्ट करता है, डिवीजन को नुकसान हो रहा है या कंपनी को नुकसान हो रहा है तो डिवीजन भी उसको मना कर देता है। बट इसके साथ रेसिडुअल इनकम के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर साइज डिफरेंट है कंपनीज का, देन इन दैट केस आरआई से बेसिस पे कंपैरिजन मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है जिसका साइज है 50 लाख और उसका रेसिडुअल इनकम है 5 लाख, एंड कोई कंपनी है जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़ और उसका रेसिडुअल इनकम आता है 6 लाख, तो अब रेसिडुअल इनकम क्या बोलेगा? सर ये 6 लाख वाला कंपनी अच्छा है। अरे भाई 6 लाख वाला कंपनी क्या अच्छा है, वो तो 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे 6 लाख रुपए का प्रॉफिट ला रहा है, जबकि मेरा यहाँ पे ये कंपनी 50 लाख के खाली इन्वेस्टमेंट पे 5 लाख रुपए का रेसिडुअल इनकम लाकर दे रही है, तो डेफिनेटली ये बेटर है। बट रेसिडुअल इनकम का ये इशू है, वो क्या करता है, वो एब्सोल्यूट कितना आया है 5 लाख 6 लाख, चलो वो 6 लाख को एक्सेप्ट कर लेगा, इग्नोरिंग द फैक्ट कि कितना इन्वेस्टमेंट है। सो इसके लिए वो एक नेगेटिव यू कैन से पॉइंट है रेसिडुअल इनकम का कि खाली एब्सोल्यूट बेसिस पे देखता है, जिसकी वजह से अगर साइज ऑफ द कंपनी इज वेरी डिफरेंट तो रेसिडुअल इनकम यूज करके आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। सो यूज टू ओवरकम डिसएडवांटेज ऑफ आरओआई, कौन सा डिसएडवांटेज की गोल कॉन्ग्रुएंस के अगेंस्ट में जाता है आरआई, गोल कॉन्ग्रुएंस के अगेंस्ट में जाता है आरओआई, सो उसको टेक ओवर कर देता है, उस एडवांटेज को ओवरकम कर देता है अपना रेसिडुअल इनकम। क्या होता है रेसिडुअल इनकम? अमाउंट लेफ्ट ओवर
after operating profit, amount left over operating profit after paying all cost of capital used to generate revenues. So यहाँ पे सेल्स माइनस कॉस्ट कर दिया, कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन है उसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी माइनस कर दिया, फिर जो बचता है वो मेरा रेसिडुअल इनकम हो जाता है. फॉर्मूला ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न इनटू ऑपरेटिंग एसेट्स, ये है मेरा आरआई. पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी. कंपैरिजन के लिए अच्छा नहीं है, बट एब्सोल्यूट प्रॉफिट देखना है ना तो बेस्ट है यार कि हाँ भाई चलो अल्फा में एब्सोल्यूट प्रॉफिट हो रहा है एक्सेप्ट, डिवीजन बीटा में नेगेटिव प्रॉफिट है रिजेक्ट वैसा. फिर प्रमोट्स गोल कॉन्ग्रुएंस, देयर इज गोल कॉन्ग्रुएंस इसलिए क्योंकि वो डिवीजन वही एक्सेप्ट करेगा जिसमें प्रॉफिट है, और अगर उस डिवीजन ने वही एक्सेप्ट किया जिसमें प्रॉफिट है तो ओवरऑल कंपनी को भी तो प्रॉफिट ही होगा पब्लिक. फिर बाद में आता है ग्रेटर प्रोबेबिलिटी दैट मैनेजर्स विल बी एनकरेज व्हेन एक्टिंग इन देयर ओन एंड बेस्ट इंटरेस्ट. तो खुद के लिए भी अच्छा होगा, कंपनी के लिए भी अच्छा होगा, इसलिए बोलते हैं प्रमोट्स गोल कॉन्ग्रुएंस. आरओआई का यही डिसएडवांटेज था कि दे वर ओनली फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स, ओवरऑल कंपनी को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है कोई नहीं देख रहा था. एंड लिमिटेशन, टू कंपनीज डिफरेंट इन साइज शुड नॉट बी कंपेयर्ड यूजिंग आरआई बिकॉज लार्ज डिवीजन इज मोर लाइकली टू अर्न अ लार्ज आरआई देन अ स्मॉल डिवीजन. जो मैंने यहाँ पे ये जो छोटा सा आपको एग्जांपल दिया था 50 लाख एंड 100 करोड़ का, उससे ये चीज प्रूव हो गई. आई होप वी आर क्लियर. अब लास्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. नवंबर 20 का एक क्वेश्चन था, 20 मार्क्स उन्होंने पूछा था इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के ऊपर. जितने भी पॉइंट्स है आपके मॉड्यूल में वो सब मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है, सो नॉट टू वरी. लेट्स स्टार्ट. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मतलब हार्डकोर कैश प्रॉफिट कितना हो रहा है कंपनी को, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. ताकि पता चले शेयर होल्डर्स को कि जेन्युइनली कितना एक कंपनी ने ओवर लास्ट पीरियड कितना कंपनी ने वैल्यू ऐड किया है या वैल्यू डिके या वैल्यू डिग्रेड किया है. सो कैसे पता चलेगा कि कंपनी ने वैल्यू ऐड किया है या वैल्यू डिग्रेड किया है. अगर ईवीए पॉजिटिव है मतलब शेयर होल्डर्स आर हैप्पी, अगर वैल्यू इकोनॉमिक वैल्यू एडेड नेगेटिव है मतलब शेयर होल्डर्स आर अनहैप्पी, मतलब ओवरऑल कंपनी का वैल्यू डाउन हो गया है. बट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बेसिकली क्या चेक करता है कि आपके एक्चुअल कैश प्रॉफिट कितना है आफ्टर डूइंग सर्टेन एडजस्टमेंट्स. सो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का जो फॉर्मूला है दैट इज ईवीए इज इक्वल टू नोपैट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू डब्ल्यूएसीसी. डब्ल्यूएसीसी इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अच्छा, इन्वेस्टेड कैपिटल में क्या क्या आता है मेरा इकोनॉमिक अर्निंग्स सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर्स एंड लोन्स. तो लोन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, डिबेंचर सब यहां पे आ जाता है. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप लोग ने आपके इंटर में किया होगा, तो क्या करते हो आप, टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, वेट ऑफ कैपिटल कितना है, मल्टीप्लाई करके यू विल गेट कि कैसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट होता है. तो आओ यहाँ पे देखो, इधर एक छोटा सा एरो बना है जहां पे हम लोग ने डिफाइन किया है ईवीए कैसे कैलकुलेट होगा. अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आता है. फिर अपन लोग इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, तो अपने को मिल जाएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स. एड बैक इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, तो आपको मिल जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये इंटरेस्ट माइनस यहां पे इसीलिए किया था ताकि अपन टैक्स बेनिफिट ले सके, एंड एड बैक उसको इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू डब्ल्यूएसीसी में ऑलरेडी जो मेरा डेट का डिबेंचर का इंटरेस्ट है उसका इंपैक्ट मेरा यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होने ही वाला है. तो अगर मैं वापस यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो उसका डबल नेगेटिव इंपैक्ट आ जाएगा, विच शुड नॉट हैपन. एड बैक कर दिया मैंने और इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, बिकॉज इतना ही मैं इधर एड बैक कर रहा हूं जो इधर मैं इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू डब्ल्यूएसीसी में माइनस करने वाला हूं. तो इसके लिए एड बैक क्या होता है, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स. अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट ऑफ इक्विटी. वेट ऑफ इक्विटी कैसे होगा, टोटल आप देखोगे कि आपके पास कितना कैपिटल है, उसमें से इक्विटी कितना परसेंटेज है. फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज का आपके पास टोटल कैपिटल है और उसमें से 200 रुपीज इक्विटी शेयर्स है, मतलब आपका वेट है 20%, 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे उसको इक्विटी के डिविडेंड के साथ से 10% उसका डिविडेंड है तो 0.1, तो 0.2 इंटू 0.1, इससे अपने को इक्विटी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिलेगा. ऐड करेंगे डेट का, तो डेट का क्या होता है, इंटरेस्ट उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है. सो समझो आपका टोटल कैपिटल है 1000, उसमें से डेट है डिबेंचर्स या लोन्स है 500 का, तो कहना इसे 50% आपका वेट है, मल्टीप्लाई बाय
आफ्टर टैक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट में हमेशा आफ्टर टैक्स कॉस्ट करते हैं। सो समझो आपका इंटरेस्ट है 10%, 30% का टैक्स है तो 7% आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट आ गया। सो वेट कितना है आपका 50%, मल्टीप्लाई बाय आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कितना आया 7%, मल्टीप्लाई कर लोगे वो आपको डेट का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा, इक्विटी का प्लस डेट का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऐड करोगे, दोनों का मिला के वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा, विच विल बी मल्टीप्लाइड हियर। सो नोपैट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है, फटाफट एवरीबॉडी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईएटी माइनस ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी माइनस टैक्स ईएटी प्लस इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, यू विल गेट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इन्वेस्टेड कैपिटल। इन्वेस्टेड कैपिटल में क्या कहता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स, लोन्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस का वही होता है जो इक्विटी डिविडेंड का होता है, वही उसका भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। फिर आता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैसे फाइंड करते हैं, वेट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। सो आई होप आपको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के जितने भी एलिमेंट्स है वो कैलकुलेट करना आ गया, वो माइनस करने के बाद आपको क्या मिल जाता है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अब जब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो आपको कुछ एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस का ध्यान में रखना है, सो दैट यू विल गेट द कैश प्रॉफिट जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। तो पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड क्या क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला, इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर, इफ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज गिवन, एड बैक इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। तो अगर आपको यहां पे देखना, अगर आपको ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फिगर दिया है, ठीक है ना, ये ईएटी दिख रहा है, वो क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है तो आपको क्या करना है, ऐड बैक नेट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, ऐड इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। तो वैसे भी वो अपने को ये फॉर्मूला में बहुत क्लियरली समझ ही रहा है, तो उस चीज का टेंशन नहीं है। बट मैंने ये क्यों लिखवाया, क्योंकि एक सम है इंस्टीट्यूट का, उसमें उन्होंने प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है, तो उसमें याद रखना ऐड बैक करना है इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। आई होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड शुड ऑलवेज बी टेकन। तो यहां पे दे आर वेरी क्लियर कि ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ही आएगा। उनका मानना है कि इंटरेस्ट अर्न करने को या कोई भी आपको रिटर्न अर्न करने को 1 साल से ज्यादा लगता है, तो इसके लिए आप ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को ही चूज करोगे। तो यहां पे जो इन्वेस्टेड कैपिटल है ना, दिस इन्वेस्टेड कैपिटल के लिए आपको क्या लेना है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। एग्जामिनर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों देगा, इग्नोर द क्लोजिंग, टेक द ओपनिंग। घाई घाई में आप एवरेज भी ले सकते हो, डोंट डू दैट, ऑलवेज टेक ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अगर कोई भी नॉन कैश आइटम आपको दिख रहा है, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ या प्रोविजन फॉर डेट से ऐसा कुछ, ऐड बैक। सो ऐड बैक नॉन कैश आइटम। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, मतलब जो अपन लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन करते हैं, उसको रिमूव करना है तो ऐड बैक कर दो। एंड इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन ऑन द रियल लाइफ ऑफ द एसेट, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन, उसको डिडक्ट कर दो। तो क्या बोला है, add back non-cash item and accounting depreciation if included in operating profit, deduct economic depreciation, deduct economic depreciation। Finally अपने को जो मिलेगा वो राइट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए जो ईबीआईटी चाहिए वो आ जाएगा। सो क्या क्या है आपको एडजस्टमेंट्स करना है, अगर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है तो ऐड बैक इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, वो एक कर लो। दूसरा, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ही देना है। तीसरा, अगर नॉन कैश आइटम डेबिटेड है पीएनएल अकाउंट में, ऐड बैक। अगर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एडेड बैक है पीएनएल अकाउंट में, एडेड बैक। रिड्यूस इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन, एग्जामिनर इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपको एग्जाम में डायरेक्टली दे देगा। फिर बोला है अगर अक्रूड टैक्स होगा तो ऐड बैक, टैक्स एक्चुअली पे किया होगा तो वो डिडक्ट करना अलाउड है। तो पीएनएल अकाउंट में अगर समझो प्रोविजन फॉर टैक्स है, ऐड बैक कर दो, उसको नहीं चलेगा। और टैक्स पेड का अमाउंट दिया है उतना माइनस कर दो। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे एडवर्टीजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर पीएनएल में डेबिटेड है तो उनको ऐड बैक कर देना विदाउट फेल। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आपको पीएनएल अकाउंट में डेबिटेड दिख रहा है, एडेड बैक, बिकॉज उसको भी अपने को इंक्लूड नहीं करना है। एंड लास्ट है, इफ प्रीवियस ईयर एडजस्टमेंट आर नॉट डन फॉर नॉन कैश आइटम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये सब को आपको क्या करना है, एड बैक इन ओपनिंग कैपिटल ऑल्सो। ये एडजस्टमेंट है, 2 क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में, उसमें ये दोनों में का एडजस्टमेंट है, तो ध्यान रखना आपको क्या करना है। तो इफ प्रीवियस ईयर एडजस्टमेंट आर नॉट डन फॉर नॉन कैश आइटम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब भूल गया अकाउंटेंट या अकाउंटेंट ने ईवीए बराबर नहीं किया है, तो हो सकता है नॉन कैश आइटम
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरे लास्ट ईयर के नेट प्रॉफिट में दिख रहा है, उसकी वजह से मेरा ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी रॉन्ग आएगा, तो उसको रीस्टेट करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इन तीनों को एड बैक कर दूंगा मैं, ताकि मेरा ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एकदम करेक्ट आ जाए। समझ में आया? तो अगर इंपैक्ट नहीं दिया है पहले के टाइम पे नॉन कैश आइटम्स का, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन का, तो एड बैक कर दो ये बार के ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में, वो पुराना एडजस्टमेंट्स भी ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा। अभी क्लियर एवरीबॉडी? लिमिटेशंस है कुछ ईवीए के, दैट इट इज एन एब्सोल्यूट मेजर, हेंस कंपैरिजन may not be possible, ठीक है, इतना कोई ग्रेट नहीं, एंड लार्ज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, सो नॉट रियली ग्रेट। लिमिटेशन, हाउ टू इंक्रीज ईवीए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली मैंने मॉड्यूल से पिकअप किया है, प्लीज रीड, अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। आपको अगर ईवीए इंक्रीज करना है तो आप नोपैट को इंक्रीज करो, ये सिचुएशन 1 है, नोपैट को इंक्रीज करो और कैपिटल एम्प्लॉयड एज इट इज रखा तो भी बढ़ जाएगा आपका ईवीए। दूसरा, आप नोपैट को इंक्रीज करो मोर देन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड को इंक्रीज किया तो भी चलेगा, तो मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड आपने इंक्रीज किया, ठीक है, बट साइमल्टेनियसली नोपैट को उससे भी ज्यादा इंक्रीज कर दो। समझो आप बोल रहे हो कि अगर आप नोपैट इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो तो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड या तो रिमूव कर दो, अनवांटेड जो भी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो गया, नोपैट उतना ही रहा तो भी ईवीए बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? या फिर नोपैट बढ़ गया बट कैपिटल एम्प्लॉयड उतना ही है तो फिर भी ईवीए बढ़ जाएगा। अगर आप बोल रहे हो नहीं कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ाना पड़ेगा, तो साइमल्टेनियसली नोपैट को और ज्यादा अमाउंट से बढ़ाओ, तो एक बार नोपैट को कांस्टेंट रखो, कैपिटल एम्प्लॉय को कम कर दो, एक बार कैपिटल एम्प्लॉयड को कांस्टेंट रखो, नोपैट को बढ़ा दो तो ईवीए बढ़ जाएगा। एंड थर्ड सिचुएशन है, अगर मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ा रहे हो तो इंक्रीज द नोपैट मोर देन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो आई होप ये तीनों एकदम एक्सटेंसिवली आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स क्लियर हो गए होंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेसिडुअल इनकम एंड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। रेसिडुअल इनकम, ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न इनटू ऑपरेटिंग एसेट्स, एंड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन नोपैट, मतलब होता है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीटी माइनस टैक्स इज इक्वल टू ईएटी प्लस इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू नोपैट माइनस इन्वेस्टेड कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिबेंचर्स, लोन इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेट्स इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट्स इनटू कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स विल गिव यू weighted average cost of capital. I hope तीनों एकदम मस्त में क्लियर हो गया होगा. Let's now move on to the non-financial measures.